चौका लगा और अब ऐन सामने। पहला चौका ऐसा है जो भरपूर एतमाद वाला स्ट्रोक था। अच्छा वेट ट्रांसफर किया इस मर्तबा। बॉल मूवमेंट मौजूद है बॉल में यहां पर, लेकिन हारिस के जोन में जब बॉल आई तो बड़ा शानदार बैट फ्लो था। बिल्कुल तीर की तरह सीधा खेल दिया। बाउंड्री के साथ ओवर का इख्तिताम 18 बगैर किसी नुकसान के। और बात कर रहे थे पेशावर में क्रिकेट की, और आपने ये बात की कि उनको आदत है इस तरह की बाउंसी पिच पे खेलने का। एक ज़माने में यूनिवर्सिटी टाउन में जो हॉस्टल 2 का ग्राउंड है वहाँ खेलें तो आपको ऐसा लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो। वहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त बाउंस होता है और जो स्ट्रोक प्लेयर्स फास्ट बॉलर सभी इंजॉय करते हैं वहाँ। बहुत टैलेंट आया उस खित्ते से हालिया बरसों में। शायद वहाँ सिस्टम ऐसा स्ट्रीमलाइन हुआ कि वो टैलेंट अब ज़्यादा सामने आने लग गया। टैलेंट तो हमेशा से ही होगा। यहाँ कुछ क्रिकेट मैचेस में जब हम वहाँ गए थे, जब इंटरनेशनल टीमें वहाँ आया करती थी, तो वैसा जो शौक और वैसा जो शोर है ये पाकिस्तान के किसी स्टेडियम में नहीं सुनाई देता जो अरबाब न्याज़ी स्टेडियम में हुआ करता था। क्योंकि मैच शुरू होने से घंटों पहले वहाँ कतारें लग जाती थी और जो ज़्यादातर तमाशाई जो थे उनको वापस जाना पड़ता था। मायूस शहर के बिल्कुल वस्त में वो स्टेडियम मौजूद है जिसकी अब तामीर की जा रही। जी बिल्कुल। और पिंडी स्टेडियम भी शहर के वस्त में, जैसा आपने जिक्र किया कि आज तमाशाई आए हैं, ये भी पिंडी की भी खासियत है कि यहाँ तमाशाई आते हैं जब भी मैच होता है। और आज यहाँ आए हुए। बात आपने की अरबाब न्याज स्टेडियम की और तमाशाइयों के वापस जाने की। अब उन्हें मायूसी नहीं होगी क्योंकि वो अब डबल टियर स्टेडियम तकरीबन तैयार हो चुका है और अच्छी खबरें आ रही हैं कि शायद पीएसएल के मौके पर वो स्टेडियम तैयार हो जाए। और वो भी क्या लम्हा होगा जब वहाँ पे पीएसएल की क्रिकेट होगी। ओह अच्छी डिलीवरी, इस बार स्विंग, शानदार बॉलिंग। सुहेल खान जो ज्यादातर आउट स्विंग करते हैं नई गेंद पर, ये इन स्विंग बड़ी खतरनाक थी। सुहेल खान के हुनर के बारे में भी कोई शक नहीं। बहुत ही स्किलफुल फास्ट बॉलर हैं। ओवर द ईयर्स आप जैसे कहें कि वो अपने क्राफ्ट में, अपने हुनर में मजीद से मजीद महारत लेके आते जा रहे हैं। अच्छी फिटनेस है इस उम्र में भी। उससे ज़्यादा जो उनका जज्बा है, आप उन्हें प्री मैच ट्रेनिंग में देखते हैं, बहुत दिलो जान से वो तैयारी करते हैं। अपनी प्रिपरेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ट्रू आर्टिस्ट विद द बॉल। इस साल सुहेल खान ने सबसे ज़्यादा गेंद को स्विंग किया है। खुरम शहजाद जो फैसलाबाद से खेले, उन्होंने रेड बॉल वाइट बॉल दोनों को स्विंग किया है नई गेंद पर। आज इमरान खान ने बहुत मुतासिर किया। इमरान खान जूनियर ने, इन पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो नई गेंद पर, बाद में पुरानी गेंद पर जिस तरह बाउंस आउट किया, इन्हें टेल को ठिकाने लगाया, तो इसमें कोई शुबा नहीं कि एक बहुत बेहतर बॉलर के रूप में ये सामने आ रहे हैं। इस बार विड्थ मिल गई, ये ज्यादा अच्छी लेंथ नहीं थी। पंच की आय से दिल का शौका साहबजादा का। यहां पर आप साहबजादा फरहान को बॉल नहीं कर सकते। बैकफुट पंच इनके पसंदीदा शॉटों में से एक है, खासतौर पे जब उन्हें थोड़ा सा रूम मिल जाए, अपने हाथ चलाने का मौका मिला। बल्ले के बीचों बीच से उन्होंने ये शॉट खेला। सेमीफाइनल में भी हमने देखा था किस तरह के जबरदस्त स्ट्रोक्स इन्होंने खेले। ऑफ स्टंप के बाहर तो ये किसी भी बॉल को नहीं बख्शते। इस मरतबा चूक गए अपनी लेंथ में, हालांकि मूवमेंट जरूर मौजूद थी लेकिन लेंथ ठीक नहीं थी सुहेल खान की। स्विंग को काटने के लिए आगे निकल आए थे। अच्छी फील्डिंग की कराची की जानिब से कवर्स में। वहां पर उमैर बिन यूसुफ बड़े उम्दा फील्डर हैं। गेंद लगता है कि उनकी कलाई पे जाकर लगी। कराची के जो टीम है आज उनको पिंडी स्टेडियम के जो स्क्वायर पे उसके बाउंस का बड़ा मसला हुआ है।
ये भी उमैर को कलाई पे लगी, जिसका यही मतलब है कि उनके हाथ नीचे रह गए और बॉल उछल के ज्यादा उनकी कलाई की जानिब लगी। लेकिन बहुत ही जोरदार शॉट था, ये कहना होगा। और वो बिल्कुल एक उस विकेट पे खड़े हैं जिस पे पिछला मैच हो चुका है, और जो बॉल वहां पे पड़ के उनके हाथों में जाने के बजाय कलाई पे लगी। आलम आ गए हैं फील्ड में क्योंकि उमैर बिन यूसुफ बाहर चले गए हैं। बैटर्ड एंड ब्रूज कराची साइड आज कह सकते हैं। पेशावर ने जो वार लगाए ने पहले बैटिंग में और अब फील्डिंग में उमैर बिन यूसुफ जख्मी होकर बाहर गए हैं। अम्माद आदम उनकी जगह है 12वें खिलाड़ी गुलाम मुदस्सिर। एक बार फिर गेम को सही तरह विकेटों के पीछे कलेक्ट नहीं किया गया। क्या ये वैसा किरदार अदा कर सकते हैं जो मोहम्मद इमरान ने किया था नई गेंद पर? मूव कराने की इनमें भी अहलियत है। गेंद थोड़ी नीचे रही इनकी। बड़ा जानदार स्पेल किया था गुलाम मुदस्सिर ने सेमीफाइनल में। उन्होंने शर्जील को आउट किया, डेंजर मैन शर्जील को। इस सीजन में इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। तवील बॉलिंग करने का ये फायदा है कि जो उनका स्किल है और जो आर्ट है वो निखर के सामने आया है। हवा में खेला लेकिन सरफराज अहमद से जाहिर है कि ये दूर थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यहाँ पर कैंप शुरू हो रहा है 2 दिन के बाद रावलपिंडी स्टेडियम में ही, क्योंकि टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना है। ये देखिए हाथ खोलने का मौका दिया नहीं, रूम के लिए क्रैम्प हो गए थे, इसलिए शॉट जो है पूरा कर भी नहीं सके। साहबजादा फरहान जो अपना बल्ला तब्दील करने के ख्वाह हैं। यहाँ दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कैंप है उसमें उम्मीद यही है सरफराज अहमद भी होंगे। यहाँ पिंडी स्टेडियम में ही तैयारियां की जा रही हैं। वैसी ही यहाँ पर पिचेस वैसी सहूलत जो है फराहम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के करीब तर यही पिच है रावलपिंडी की और यही मैदान है। ये बेहतरीन फैसला है यहाँ पर कैंप करने का। और ये जो विकेट है ये आप देख सकते हैं, जो जहाँ पर ये खड़े हुए हैं, यहाँ मोहम्मद हारिस सिंह से जो अगली पिच है जहाँ पे घास है, इस पिच पर तैयारी की जाएगी पर्थ के पहले टेस्ट मैच की। सुबह जब मेरी बात हुई क्यूरेटर सरफराज से तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई पर्थ स्टेडियम की भी। वाह क्या जबरदस्त आवाज आई बॉल के बल्ले से टकराने से और बॉल के सीढ़ियों पे जा लगने से भी। जहां साहबजादा फरहान बेहतरीन फॉर्म में हैं, कायदे आजम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाए और ये फॉर्म झलक रही है। देखिए फॉलो थ्रू भी पूरा नहीं किया। लाजवाब टाइमिंग, एक अंदाज था उनका बिल्कुल दिल आवेज, एफर्टलेस। कितना वक्त है इनके पास बाउंसी पिचेस पर शॉट खेलने का। आप एक लफ्ज यूज किया करते हैं और ये हिट विकेट हो चुके। जी हाँ, बाउंसर था, ज्यादा पीछे चले गए और ऐसा लगता है इनका बल्ला लगा है स्टंप्स को। साहबजादा फरहान को बहरहाल जाना होगा। बेल्स उड़ चुकी हैं और जो है बदकिस्मत रहे यहाँ पर, लेकिन बाउंसर का फायदा हो गया गुलाम मुदस्सिर को। छक्का लगा, टिपिकल फास्ट बॉलर्स रिस्पांस गुलाम मुदस्सिर का। और जब साहबजादा फरहान घूम गए पूरा शॉट खेलकर और जाके उनका बल्ला लगा सीधा लेग स्टंप को, अपने आप को रोक नहीं सके।
ये अच्छा जाविया होगा। ये देखिए, बदकिस्मत रहे, कम कम ऐसे डिसमिसल देखने को मिलते हैं। अच्छे लग रहे थे साहबजादा फरहान, लेकिन अब उनकी वापसी होगी। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, शायद अंपायर नो बॉल देखना चाह रहे हैं। यहाँ अगले कदम की जो नो बॉल है उसको देखने के लिए साहबजादा को रोका गया। ये चौथे अंपायर हैं आसिफ, उन्होंने रोकना चाहा। क्यों बाउंसर करते हुए अक्सर जो जोर है वो ज्यादा लगता है, पांव आगे जाता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं, ये विकेट यहीं पर शुमार होगी। नो बॉल नहीं है और साहबजादा जो है उनकी बरतरफी हो चुकी है। 16 रन बनाए 31 पर 1। One of the over. SME, one of the over. Rashid, one of the over. One ball left. Thank you. कामरान गुलाम 41 की एवरेज है उनकी और 85 का स्ट्राइक रेट। 4 सेंचुरियां बनाई हैं इस फॉर्मेट में। 123 नॉट आउट उनका बेहतरीन स्कोर। सेमीफाइनल में जल्दी आउट हो गए थे। आज ज्यादा प्रेशर नहीं है, मदावा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉलिंग अच्छी हो रही है। यहाँ अंदर आती हुई गेंद, खुशकिस्मत रहे, खुला ड्राइव खेल गए पहली ही गेंद पर। सर हिलाया उन्होंने, शायद इस चीज का इजहार किया कि इतनी जल्दी इतना खुला ड्राइव नहीं खेलना चाहिए इस विकेट पर। 4 के बाद 31 पर 1। साहबजादा फरहान आमतौर पर नॉकआउट मैचेस में बड़े स्कोर बनाते हैं, यहाँ पर भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ इनका जो बल्ला था ये ऊपर से नीचे आया। आमतौर पर जब आप हुक शॉट खेलते हैं तो बल्ला जो है वो नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए अक्सर जो बैट्समैन है ये इनकी बॉडी लगती है या इनका पाँव लगता है स्टंप्स को हिट विकेट में, इनका बल्ला लग गया जी। और अगर आप स्लिप में देखते असद शफीक खड़े थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ, और विकेट कीपर आजम खान भी थे, उन्हें भी नहीं हुआ अंदाजा, लेकिन असद शफीक हैरत हुई। हालांकि वो बिल्कुल ऐसा लगा कि सीधा देख रहे थे, लेकिन इतना गैर मुतवक्को था। जैसे तारिक ने कहा, कम कम ही ऐसा होता है कि बल्ला लगे। बनाना स्विंग, यहाँ पर गेंद गैप में गई, 2 रन का इजाफा होगा। आज वर्ल्ड कप का फाइनल का दिन है, और जब पहले वर्ल्ड कप का फाइनल था तो एक बैट्समैन जो है ये हिट विकेट आउट हुए थे साहबजादा फरहान की तरह। बहुत पहले की बात है, 1975 में लॉर्ड्स पर वर्ल्ड कप फाइनल के दिन जहाँ कालीचरण बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने छक्का लगा दिया था डेनिस लिली को। गेंद स्टैंड में जा गिरी थी और खुद जो है वो स्टंप्स पर गिर गए थे कालीचरण, और इस तरह और इस बार शानदार तरीके से खेला, स्कूप कर दिया हारे से। ये नहीं रुकने वाले। ये हारिस की खासियत है, ये बाज नहीं आएंगे ऐसी शरारत करने से बॉलर्स के साथ, इस सीमिंग विकेट पर भी। और ये इनका गेम है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए ऐसे शॉट जब आप खेलते हैं मैच में तो कोचेस को भी आपसे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपका शॉट है, आपने इसकी तैयारी कर रखी है। और यही तरीका है किसी भी नौजवान के लिए, अगर आपने कोई नया शॉट ट्राई करना है, इसमें कोई मुजायका नहीं, लेकिन पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी इतनी कि आपकी टीम मैनेजमेंट में हर शख्स को पता हो कि ये आप शॉट खेलते हैं, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। दूसरी स्लिप में कोई फील्डर नहीं और गेंद बड़ी तेज से निकल गई। यहाँ पर
कराची की टीम सिर्फ विकेटें लेकर जीत सकती है और एक से ज्यादा स्लिप होनी चाहिए इस पिच पर। जी हाँ, अगर आप अपने सबसे बेस्ट बॉलर सोहेल खान को ये कुशन नहीं देंगे तो फिर विकेटें कहां से आएंगी, ये सवाल तो बनता है। और सोहेल खान में ये एबिलिटी है कि वो आउटसाइड एज या बाहरी किनारा वो हासिल कर सकें बैटर्स का। यहां पे रन्स बचाने का फायदा कोई नहीं कराची को। ये देखिए, उनका रिएक्शन भी देखने से ताल्लुक रखता था। हारिस की अब यही कोशिश होनी चाहिए कि वो नॉट आउट जाएं, ये मैच जितवाकर। आज अच्छा लगा कि इनिंग्स का आगाज किया, क्योंकि मैंने इनको 50 ओवर की क्रिकेट में जो है इससे पहले नहीं देखा ओपनिंग करते हुए। जितना इस तरह की मुश्किल कंडीशंस में ज़्यादा देर विकेट पर बिताएंगे, बैटिंग के जो रूमूज हैं उनसे इनकी आगाही होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी मुमकिन है कुछ देर के बाद स्पिनर आए खेलने के लिए, तो वो भी एक तजुर्बा होगा। कामरान गुलाम और हारिस इस स्विंग का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा मुश्किल हो नहीं पा रही। तो तस्वीर करते चलें, रॉय फ्रेडरिक्स जो हैं वो हुए थे हिट विकेट आउट वर्ल्ड कप फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिल्ली को छक्का मार दिया था और खुद विकेट पर गिर गए। जी हाँ, और रॉय फ्रेडरिक्स का पक्का शॉट था, हुक और पुल। उस जमाने में तमाम ही वेस्ट इंडियंस का, खैर उनके जो गॉर्डन ग्रेनिज थे बाद में ओपनिंग बैट्समैन, कमाल की हुक और पुल खेलते थे। पांच के बाद 42 पर 1। बहुत तेजी से अपने विनिंग टारगेट की जाने पेशावर की टीम गामजन 5 ओवर्स में 42 तक जा पहुंचे हैं। एक खिलाड़ी आउट हुए और इसने 22 रन बनाए 11 गेंदों पर सिर्फ। हारिस इसी रफ्तार से खेलेंगे, उनसे तवक्को नहीं है कि वो कोई और अंदाज अपनाएंगे। अलबत्ता कामरान गुलाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ रन्स बनाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा सेमीफाइनल में भी वो जल्दी आउट हुए थे। तो एक मौका है कि अपनी टीम को विनिंग टारगेट की जानिब ले जाएं। अभी भी कराची अपने 2 बेस्ट बॉलर्स के साथ बॉलिंग कर रही है और सिर्फ एक ही स्लिप है। पेशावर जो है ये रेड बॉल में भी, ये कराची जब चैंपियन बनी थी तो ये मुझे दूसरी बेहतरीन टीम लगती थी सीजन में। गोगे फाइनल में नहीं पहुंच सके थे और वहां पर फैसलाबाद को कराची ने शिकस्त दी और इस टूर्नामेंट के फाइनल तक ये पहुंची बड़ी शान के साथ, तकरीबन तमाम टीमों को रौंदते हुए मासिवाए फाटा के। और कराची की बैटिंग को आज उन्होंने रौंद कर रख दिया यहाँ फाइनल में। ग्रुप मैच में भी पेशावर ने कराची को हराया था। रन्स और 2 का मजीद इजाफा होगा। ऑफ द मार्क हुए कामरान गुलाम, अच्छा इस्तेमाल किया उनने गुलाम मुदस्सिर की पेस का। तो पिछले कई बरसों से हम देख रहे हैं कि पेशावर की जो क्रिकेट है, कोचेस बदल जाते हैं, कप्तान बदल जाते हैं, लेकिन ये टीम जो है ये हमेशा सफ़े अव्वल में आपको नजर आती है, क्योंकि सब मिलजुल कर खेलते हैं।
टीम में एक इत्तेहाद है, अच्छी स्पिरिट नज़र आती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस पे हम पहले काफी बात कर चुके हैं। आपने कहा कप्तान और कोचेस, टीम का नाम भी बदल दें, केपी रख लें, तब भी ये विनिंग पोडियम पे ही आपको नजर आते हैं। ये एक जो वाज़े फर्क नजर आता है पेशावर और बाकी टीमों में, उसकी वजह मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन वो क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो इनकी स्पिरिट नजर आती है वो बाकी टीमों में उस तरह नजर नहीं आती? ये इनकी फिटनेस एक तो बेहतर है, बाकी तमाम टीमों से फिजिकली ये बेहतर हैं, अब ये हुनर में भी बेहतर होते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो दूसरी टीमों से वो फर्क पैदा करते हैं। क्रिकेटिंग कल्चर जो है वो दिन ब दिन रिच होता जा रहा है, तो ये अच्छे आसार हैं। और ख़ास बात यह है कि इस टीम में कोई गेस्ट प्लेयर भी नहीं है जो कि दीगर तमाम टीमों में है। एक और चैंपियनशिप एक हाथ तकरीबन का आ चुका है उस ट्रॉफी पर, पाकिस्तान कप की ट्रॉफी पर। छह ओवर्स के बाद पेशावर रीजन 45 से खिलाड़ी आउट। .45 for 1, still in the opening power play, but the runs are not enough. 104 to win in this final. It's just been an anticlimax for what could have been a very good encounter between two strong sides in Karachi and Peshawar. I'm happy to have Salman Butt alongside me because there's certain questions that we'd like to discuss over here. We've been talking about the absence of Shan Masood, giving them that slight dent in the first power play. They've always been so good, but that trickle effect cannot go all the way down for a side to be struggling for 100-odd runs. We saw the mode of dismissals. Some of them were very good fielding catches, then a couple of bad shot selections. It just seemed like that Karachi never arrived for the final today. Thank you, Sikandar. And definitely Shan has been a big factor. Not only himself that he's got Karachi off to great starts, but he's also kept the man at the other end, Saim Ayub, going as well. The youngster has been guided by him. And we saw how different it was for him today. While he was even taking decisions to make those quick singles, he was struggling with that. And coming down to the effect on the other batters, obviously, the start matters when you were used to getting good platforms and suddenly in a big final you don't have that kind of a platform and you lose early initiative. Then things become differently and players responding under pressure behave so much differently. That is why pressure is a word which is used the most when you come to the knockout games, because it matters. It gets different sort of behaviors coming out of the same people who without pressure respond differently. So that as well. And also credit to the bowling of Peshawar. I think they were wonderful with the new ball. Bowled in the right channels. The fielders were in good positions. They were cutting off the singles. Catching positions were there. And a bit of overcast condition also
let the ball swing a bit more and for more overs than it usually does over here. I'm with you regarding the pressure part of it, where Shan wasn't there and replacement was an emerging guy, Abibullah. So you didn't really have that juicy, good first power play, which they usually do. Karachi's got 80 for 2, 81 for 1, 82 for 2. Just look at the Karachi Whites batting card. You see the number of balls only. 27, 20, 30. So you've been around there for 5 overs, 4.5 overs, out there in the middle, and just not been able to cash out that initial part that you tried to see off. Saim was looking desperate to get some runs going and some very good bowling, yes. Omer was looking good. I'm not saying in terms of numbers in 30, but he was middling it. Asad played a very loose shot from outside the off stump, tried to sweep one, got a top edge. Danish has always had issues with running between the wickets. Is it the case that the batters to come at 3, 4, 5, 6 have always had a good start, so they've never been tested in this tournament? It is one of the reasons why they have been so good, but you cannot use it as an excuse because you're there as professionals, and what if a good bowler bowls a good first over? Or takes a couple of wickets, you got to respond as the middle order batter. Then it cannot be an excuse that no, this is not our place or not our area of batting. You have to just come on in and take the things from where they are. And I think Peshawar bowling deserves a lot of credit. I think they were wonderful in the field, and they took those great catches. Did not miss the opportunities to run batters out, hit the stumps directly. So everything just, fell in place for Peshawar since the toss till now. It's a good ball. Shaped in, curved in, but hasn't impressed. Do not want. And well, coming back, the intense giving 1 run. Another aspect I'm looking at since we are at the final in the second innings of a tournament, that how much impact does this kind of decision have on a side that has been going so smoothly and so fine? When you break a certain balance of a team, the results will not be so good. So Shan has been rested. Of course, thankfully, he's not injured. Mir Hamza is not allowed. They could have had Abrar. He's come back from the World Cup. Cannot play. He'll be joining the camp. So that means then you are having forced to play your bench. And I'm not saying Ghulam Mudassir is bad or anything, but then that disturbs the balance of a winning team. Wide this time.
Yes, Sikandar, and if what you are saying is absolutely correct, then why even let Sarfraz play? Because he is the first choice keeper. South Shakil is also not here. So if all those players, South Shakil, yes, he's played all the games. Maybe he is tired, but Ibrar did not play a game in the World Cup tour. This one, I think it was pitching outside leg, and exactly that is what the umpire tells the bowler, just pitching outside the leg stump. Mr. Afridi, he's done a wonderful job as an umpire, and clearly this one was pitching way outside leg stump. Faisal Afridi, the umpire, I think he's done a good job. In the recent couple of years, he's been at top of his game as an umpire. He's taken good decisions and has grown as an umpire, and which is very important for you. No matter what you do, constant progress is something noted by all, and I think he's done wonderfully well. And Umair bin Yusuf will come around. That's a good effort there. We'll surely have another look. I'm sure the third umpire would be interested in taking a second look on that, but full marks for the effort. You had to run all the way from mid-wicket to behind the square on the onside. بدأت عروض وتخفيضات الشمس والرمال للرياضة. تسوق الآن. Just wait for umpire Faisal Afridi to give the official signal. I guess umpire Faisal Afridi hasn't really received the message from the TV umpire yet. So we're just talking about how game has its own different demands. We're just walking around talking to Ola Mudassir when they started the inning. He says it's doing a bit out there with the new ball, but the problem is they don't have any pressure on them, the batters. So they can take their sweet time and play as many balls as they want. Well, obviously, if you get all out on 102, there is the fielding effort on your back in, and it can't get any more obvious, this decision, and finally it's been given as a boundary. So coming back to your chit chat with the bowler saying that there is no pressure on the batters, well, this is what you have got to create as bowlers. You will get into situations where things are not favorable, where the batters might feel easy, but your field positions, your aggression on field and your line and length is something that can create that pressure by bowling those tight areas, and your fielding backup can also do that. So if you take a couple of wickets, you can set cat among the pigeons. I totally agree with you. You know what happens? They need 49 of 223 balls. That's irrelevant. A batter is thinking, it's such an easy equation. If I lose my wicket, I don't want to be part of that list where I couldn't finish off 40 runs. So that's an individual kind of a pressure at the back of the batter's mind. So just cash out on whatever is available. You see, there is absolutely no way in the world they can restrict the opposition and win the game. So I do not understand why have fielders on the boundaries which are just saving boundaries. Why not have them as catching fielders where you look to create chances? Because the only way to create an impact is to pick up wickets, nothing else. So this is something as if Karachi are just waiting for them to get over the line and score these runs and just go home after that, whatever has happened. So this is not
the way a team of as many superstars should be playing. The mindset can be a lot more aggressive with a lot more positive intent. End of another over. It's 8 gone, 56 for 1. Yes. This is the Karachi region squad for the Pakistan Cup, and Shan was the big factor missing today, and definitely made a lot of difference to where their batting looked. Mir Hamza obviously has been restricted, and so has been Saud Shakil and Ibrar Ahmed. The rest, Dhani we haven't seen. Dhani did not feature in any of the games, and I wonder how come his name is there where he hasn't been seen with the team. So hopefully he's fine, because at the moment Pakistan is looking for any good fast bowlers that can possibly be handful in the Australian tour. Since not much is happening out there in the game, let's just rewind and take you to Karachi's innings, the way they batted. You must have noticed, of course, Saim was finding it difficult. One aspect is his partner was missing. Then we saw Azam Khan out there in the middle for quite a while. Now Haris, is there any hint that you feel that the ball is not coming onto the bat the way we've seen in the semi-finals? It's a different pitch, of course, or everything is fine? Because you just feel even Azam couldn't get those big hits against spinners. Iftikhar bowled a maiden to him. Well, I think the thought process, the mindset matters a lot, because when you are 5 or 6 down for 50 odd runs, then all your shot making and shot selections, it gets affected by the thought process that is going on in your mind, because there were a lot of overs left. Had it been a T20 or a T10 game, the boys would have kept going with the same tempo. But when you know that 30, 35 overs are yet to come, and you've already lost 5 or 6 top order players, then definitely you have to think differently. You do think differently. And knowing that he was the only mainstay remaining by that time. So happy camp over there, the Peshawar boys. So what's the formula, Salman? We've seen time and again around the world it happens. You lose quick 4-5 wickets, and then the side is looking to bat the full overs, which never happens. That is where the cricketing education is very important. You got to see people like Michael Bevan, how they used to play with the tail-enders. You got to see people like Damien Martin, what they used to do while batting with the tail-enders. And a lot of other people who top-class players used to play around with those people, making use of them till the last overs. And that is the aspect that we miss from our current cricket. We only are listening to those things which say modern cricket, intent, going after the bowling, aggression. But obviously, there is a method to every madness. And obviously, there is a lot to learn which has not been spoken about. So, why do not we have a finisher in the last so many years? Why not any Pakistani is called a finisher of a game? Why only Michael Hussey? Why Michael Bevan? So, there is something missing in our thought process. I like that line, method to madness. If I was a singer, I'll call my album that. My first album, Method to Madness. Misbah-ul Haq was one of those batters who were batting with the tail more because he used to bat lower middle order, but he knew this art of batting with the tail enders, and he used to score quite a number of runs even batting with the bowlers. I just feel that whenever their side batting first is like 50 for 5 or 50 for 4 in 15 overs, they always look to bat the full overs, and that never happens. So could there be a formula where you treat it as a shorter version and try to get to 150 or 175 and set those targets rather than looking to bat the full overs, which is quite tough? Yes, Sikandar, absolutely nothing wrong with that. You just have to back your natural instincts. Talking about Azam Khan, if he knows that his better thing or his better ability or skill is to go after the bowling, then go after the bowling. Look at what Maxwell did. He did not stick around, but on the other end, the captain stuck around. He made sure that there was no other wicket falling.
unless Maxwell is hitting, he did not pick up his bat. So there was method to the madness that was going on at the crease. There was some plan there. Over here, you think at times that the boys, they miss out on plans. They, yes, they know about their game, but how to approach that actual result which you want, there is not one way to it. There are different ways of achieving the same thing, and you have to find out a way that suits you, your game. Your mind is an amazing thing. When you know in the back of your head that it's 50 for 5, it's just automatically your body reacts to that. And you just can't erase it. 56 for 1, 9 overs have been bowled. While the over is yet to start, just two occasions come to my mind where Inzamamul Haq winning games with Mushtaq Ahmed, a test match in Karachi against Australia. He scored 60 runs with the last wicket. And then again him with Yasir in Multan, scoring nearly 100 runs on the last wicket and scoring that great 100 to win the game. And then he became the Pakistan captain. So there have been instances. Look, you remember the Sydney test match where Michael Hussey, with the tail ender, took the score from, I mean, they were less than us, and then they went 150 over batting with the last man. So that art is definitely missing. I remember one off game in Abu Dhabi, Pakistan, New Zealand. Daniel Vittorio was pulling his hair out. Mohammad Amir and Saeed Ajmal. It was what, 80 something for 9, and they took it to 200. Almost won the game. And that wonderful catch by, I think it was the all-rounder Jacob Oram, taking that brilliant catch, running from fine leg towards square leg. He took that great catch. Saeed Ajmal trying to pull, I think Shane Bond it was. And both of them played tremendously in that partnership, but were unlucky not to cross the line, only by a very little margin. So great things happen. But again, talking about that powerful thing you mentioned, that mind, you first have to design it in your mind to execute it on the ground. If you give it up here, up in your mind, then there is not a chance that you can execute it. The final of the Pakistan Cup, and then from the 24th of this month, the whole action moves to Karachi, where the national T20 starts in 4 different venues. And this is a different national T20 from the previous couple of years. End of the over, 59 for 1. 18 teams participating. It's a longer tournament, and then from the 1st of December, the Super 8 begins. Yes, it's a revival of the old system. It used to be played like that before. There were teams, number of teams was 18, and then they would move to Super 8s, the top 8 going into the Super 8, and making that competition more strong, more competitive. And hopefully people, our audiences will also enjoy the action. All the players would be in action in that tournament starting from the 24th in Karachi. Another place where cricket-loving people are in great numbers. And Pakistan has a great history of producing top-class cricketers from Karachi.
just talking about the national T20, here is a little image of what's going to start from the 24th, and it's going to be a lot of games. This is just up to the 28th. So all the matches being played at the National Bank Stadium, previously the National Stadium, Karachi, there all be games starting from 4 o'clock in the evening going till the midnight, played under lights, and the rest of the games playing at the other venues will be day games, 2 each every day. So a lot of cricket action to come, starting from the 24th. You'll be a busy man. Lots of cricket. And so will be you. I was just talking at the start of before the toss, that once the camp will start for the Australia tour, then there should be a boundary there. It's just a push. It's more about timing here on that shot, on the hips, on the toes. You don't have to like get a full swing going. It's just the timing. Sikandar, it's good to see Haris spending some time and playing some sense after a long time. Haris has been somebody identified with immense talent to hit the ball, but at the same time being very short when talking about temperament. And it is excellent to see him take his time, leave a few balls outside the off stump, play correct, and start to time the ball. And as a result, the longer he stays, the more impact he can be they can create more impact on the opposition. And when you have the ability, then why not? So Sohail Khan bending his back, doing some overtime today for Karachi. This one was a good one, left well alone by Haris. So very impressive today, Mohammad Haris. The good thing is that he is doing what is necessary, not doing what he is known for. And that is called professionalism, to do what is required at very precise situations. That's his pickup shot. You bowl him in that region, he'll have a go at it. Haris. It's a bad ball and it's been put away for second boundary in the over. This is more T20-like Haris compared to that earlier boundary in the over, which was more timing. Yeah, that. He's very quick on his feet. Gets into very good positions very quickly, which looks good on the eye because he doesn't lose his shape. But at times, the selection of playing a shot just seems off. This time he was completely in control of it. Yes, a very key aspect of whatever he does in keeping and batting is his agility and his fitness and his quick movements. The reflexes are excellent when you talk about Haris, and he makes full use of those reflexes that he has. And this one, a slower delivery, just played with soft hands, and certainly we are seeing a different Haris today. These are the 4 groups, A, B, C, and D. The 18 teams that are participating in the national T20. Karachi will have 2, Lahore will have 2.
from the 23rd of November. It should be 24th of November, isn't it? 24th of November to 10th of December. Yes, a lot of T20 action in the coming days, and obviously this will lead up to the PSL draft, and then everybody knows that that is the platform to show up and be relevant when the PSL draft takes place, because that is certainly the marquee event of the Pakistan domestic cricket. Down the wicket. He's had enough. He wants a bit of T20 flavor. It's been hit flat and it's gone all the way. Well, Haris using the long handle this time, using his feet and playing it inside out, flat batting it over the cover fielder. Brilliant stroke, and was a calculated one as well. Knew that the bowler isn't a big spinner of the ball. And this time, again, moving down the track a bit too early, and the bowler watches him and throws one towards his legs. So he's shouldn't be getting carried away. He's just approaching his 50. He's just completed 1,000 runs in List A cricket and now he's dismissed. Saim Ayub takes the catch. One shot too many. Exactly what we said moments ago, that it's not the time to get carried away. He's just approaching his 50 and ample of time. I mean, this is years to go. And Haris just has himself to blame. He's gone now. So 75 for 2 Peshawar. फरहान हिट विकेट हुआ है, मुदस्सर की गेंद पर 16 रन बनाए, हारिस का कैच सामने लिया, अब से कुछ देर पहले आउट हुए, उनको दानिश ने आउट किया, 46 रन बनाए, कामरान नॉट आउट है 6 पर। तो सूरत हाल वाज़ेह है कि जो हदफ है वो काफ़ी करीब है।
33 ओवर 2 गेंदें और सिर्फ 29 रन चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। तो एक एकतरफा कार्रवाई है अब तक। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एकतरफा कार्रवाई रही है। टॉस जीतने से लेके अभी तक डोमिनेट किया है पेशावर की टीम ने और हमें यही देखने को मिल रहा है कि वन साइडेड ही ये मैच चलता चला जा रहा है। बहुत ही आसान 4,387 रन, इफ्तिखार अहमद 10 सेंचुरीज, स्ट्राइक रेट भी बहुत शानदार 92 की, एवरेज भी बहुत शानदार 47 की एवरेज और अब सिर्फ 29 रन दूर पेशावर रीजन चैंपियन बनने के। ये मिस्टर डिपेंडेबल हैं, सीसा पे लाई हुई दीवार साबित होते हैं। और अभी देखिए इस क्रिकेट में ये कितने संजीदा हैं। इनका दाएं बाएं फील्ड का मुआयना करना, स्टांस लेना, गेंद को मिडल करना, फिर हिट आउट करना, ये मेरे ख्याल में एक रोल मॉडल हो सकते हैं। यार ये एक जान फूंकते हैं। आज क्राउड भी मौजूद है और जब ये बैटिंग करने आते हैं तो क्राउड बहुत पुरजोश हो जाता है। ये रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी बैटिंग से। और ये जो पहली गेंद खेली थी इसमें पीछे कमिट हो चुके थे, ये आगे मेरे ख्याल में इनको आगे जाना चाहिए था। बेहतर समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और जो लेफ्ट आर्मर हैं वो बड़े एक्यूरेट होते हैं। ऑल्दो ये पार्ट टाइमर है लेकिन लेंथ अच्छी है। शायद बिल्कुल आपने सही कहा, इसको फ्रंट फुट पे ही खेलना चाहिए था इफ्तिखार को। अब ये पुश किया है ऑफ की जानिब। विकेट में काफ़ी जान है मेरे ख्याल में और बैटर आज अपनी कोताहियों से आउट हुए। अब टारगेट मजीद करीब आता हुआ। आज अजीब सी अप्रोच रही कराची की जानिब से। ऐसा लगा बहुत घबराए हुए और सहमे हुए खेले शुरू से ही और जब आप 103-4 रन बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है चेजिंग टीम के लिए। ऑल्दो 2 विकेट जरूर गिरी हैं। आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद हारिस थे। जिस तरीके से वो आउट हुए क्योंकि ज़्यादा स्कोर बोर्ड का प्रेशर था नहीं, दानिश ने अच्छा बॉल किया था, निकल के बड़ा शॉट ऑन साइड पे मारना चाहते थे लेकिन थिक एज काफ़ी देर हवा में रही और साइम अयूब ने आसानी से कैच लिया। बट यू सी वो थोड़ा पीछे गए साइम और इन दी एंड वो जो आप कह रहे हैं बड़े इत्मीनान से सॉफ्ट हैंड से इस कैच को लिया और विकेट हासिल की। फिर हारिस की 46 रन बनाकर आउट हुए। मुद्दी को चेक कर ले, मुद्दी को। नुमान अली 114 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 5 विकेट्स 10 रन देकर। इकोनॉमी बहुत इंप्रेसिव है 4.35 की। और जब आप ऐसी कंडीशन में होते हैं जब पे मैच में ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं नुमान असद भाई अपनी टीम के लिए। काम आसान कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो तजुर्बा आपने बताया, जो स्टैट्स बताया, वो निशानदेही करते हैं कि किस कैलिबर की बॉलर। इनके बारे में बात होती रहती है कि ही शुड बी अंडर कंसिडरेशन, ही शुड बी गिवन ए चांस। और टिपिकल लेफ्ट आर्मर है ये। मेरे ख्याल में विकेट की इजीनेस और एक मैसेज और एक कॉन्फिडेंस है बैटिंग साइड को कि उनके लिए ये जो बकिया रन्स हैं ये तरने वाला साबित होने चाहिए। ये सब तैयार हैं सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं पेशावर की साइड। ये रोको कमेडी। आज काफी चिलचिलाती हुई धूप है और इसने भी काम आसान किया है। विकेट प्लेसिड हो गई है, अच्छे तरीके से बल्ले पर आ रही है। और ये जो सूरत हाल है इससे जाहिर है कि बहुत खुश हैं पेशावर के रिजर्व खिलाड़ी। कदमों का इस्तेमाल, ऊंचा स्टोकेला है, एरी फेरी शॉट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह एक और कामयाबी हासिल हुई है। तो ऊपर तले 2 विकेटें गिरी हैं और इस बार इफ्तिखार अपनी विकेट खो बैठे हैं। ये एक मैं जल्दबाजी का नतीजा है। क्या ऐसा लगा जैसे क्राउड की बातें सुनने लगे हैं, बड़ा शॉट मारने गए थे क्योंकि क्राउड जब से ये आए हैं बहुत ही एक्साइटेड था। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बहुत ही तजुर्बेकार है नुमान अली। ये पेस वेरी करते हैं, इनको बॉलिंग करनी आती है बाखूबी लेकिन इस शॉट एक खराब शॉट सिलेक्शन। ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, टॉप एज। और अब सरफराज ये सोच रहे होंगे कि काश स्कोर 200 तक पहुंचा होता। 1 रन बनाकर वापस जाएंगे। 76 पर 3 पेशावर। और जाहिर है कि ये तजर्बाकार स्पिनर है, इनको आप वो जानते हैं साइकी क्या। और एक कर्से से वो देख रहे होंगे इफ्तिखार को, इफ्तिखार ही नहीं देख रहे हैं लेकिन जो लेफ्ट आर्मर है जाहिर है कि उनकी हर गेंद स्पेशल होती है, उनको बड़ा कंट्रोल होता है, कुदरत होती है अपनी लाइन और लेंथ पर। और इस बार ऐसे हुआ। तो नए बैटर आ चुके हैं। आदिल अमीन नए आने वाले बैटर हैं और ये राइट मैन हैं इस टाइम पे बैटिंग करने आने के लिए क्योंकि ये
बहुत ही शानदार मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, बिजी क्रिकेटर हैं, और ये आपको पता भी नहीं चलता है कब अपने 50 रन मुकम्मल कर लेते हैं। ये ऐसी बैटिंग करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। 4 निस्फ सेंचुरियां इस सीजन में कर चुके हैं। ओवरऑल इनके अगर करियर की बात करें तो 6 सेंचुरीज, 140 इनका बेस्ट, एवरेज बहुत इंप्रेसिव है 47 की, 3684 रन। इसी जो आपने इनके स्ट्राइक रेट का जिक्र किया वो बड़ा माकूल है और लगता है कि इस किस्म की सूरत हाल में जब सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट करना है, क्रिकेट ग्रेट लेवलर होता है उसमें आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इनको करना ये है कि सीधे बल्ले के साथ बैटिंग कर ली। अब इन पे थोड़ा प्रेशर डिप्लॉय किया गया है, स्लिप और शॉर्ट मिड ऑफ, या आप कह रहे हैं कि शॉर्ट कवर इनके सामने है। हाँ, ये अच्छा खेला है और अच्छा ग्लांस किया है, दौड़ना पड़ेगा फील्डर को काफ़ी, और इस दौरान गेंद 4 रन के लिए बाहर चलेगी। ये एक क्लेवर थिंकिंग थी अदील की, और उन्होंने जिसे कहते हैं कि नाइस रोल ऑफ द रेस्ट था, और नतीजे के तौर पर 4 रन हासिल किए। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। ये बिजी क्रिकेटर हैं, बहुत सॉफ्ट हैंड से खेले, एंगल किया है, अपनी कलाइयों का भी इस्तेमाल किया, 4 रन हासिल की। ये आदिल अमीन की ये खास बात है, ये बिजी क्रिकेटर हैं, रन्स की तलाश में रहते हैं। अब कुछ जल्दी दिखाई, जल्दबाजी की, और 1 रन का इजाफा हुआ। आई डोंट नो, एक पैनिक बटन दब देता है, अफरा तफरी शुरू हो जाती है बिला वजह, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये बड़ा मैच है और इसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए विद ऑड बाउंड्री। लेकिन ये है कि जब नुमान बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा स्टेबल माइंड के साथ विकेट पर मौजूद रहना है और कोई रिस्क नहीं लेना। नुमान दूसरी तरफ अगर हम देखें कि 23 रन चाहिए 193 गेंदों में, तो एक आसान सा हदफ है। अच्छी फ्लैट हिट गेंद थी, अच्छा आम गेंद भी करते हैं। तो इस तरह 13 के बाद 81 पर 3 पेशावर रीजन्स। तीन विकेट्स गिरवाई हैं पेशावर ने। साहबजादा फरहान, हारिस और इफ्तिखार 3 आउट होने वाले बैटर्स। कामरान गुलाम मौजूद हैं, उनका साथ दे रहे हैं आदिल अमीन, मास, नबी गुल, इवन इलियास और अब्बास आफरीदी, ये सभी बैटिंग कर लेते हैं। तो अब मसला पहले भी नहीं था, अब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 23 रन 32 ओवरों में करने हैं पेशावर रीजन के मैच जीतने के लिए। और क्या ही शानदार बात है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर भी मौजूद हैं ग्राउंड के अंदर। वहाब रियाज अभी यहाँ पे दाखिल हुए हैं, उनके आते ही ऐसी परफॉर्मेंस पेशावर के लिए अच्छा साइन है। ये पेशावर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स का मौजूद होना जो है ये एक नेक शगुन है, इनको देखना चाहिए। ये एक बड़ा इवेंट है और इसमें बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं मुमकिन तौर पर टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इन एक्शन है। विकेटों को छोड़कर जिस तरीके से खेलना, ये बताइए क्या विकेट इतनी इजी है? शॉर्ट सिलेक्शन क्वेश्चन मार्क है इस बार भी। ये शुरू से ही सिलसिला रहा है शॉर्ट सिलेक्शन का, कि इतना आसान पिच नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आते ही हर तरह का शॉट खेल सकें। और इफ्तिखार तो तब आउट हुए जब चीफ सेलेक्टर बिल्कुल दाखिल हुए ग्राउंड में, शायद थोड़ा घबरा गए, क्योंकि 6 छक्के लगाए थे इफ्तिखार ने चीफ सेलेक्टर को। इसी साल जब एक पेशावर में, क्वेटा में एक फेस्टिवल मैच हुआ था PSL का, उसमें वहाब रियाज खेल रहे थे, तो 6 छक्के इफ्तिखार अहमद ने लगाए थे। तो शायद उन्होंने देख लिया था कि वहाब आ गए हैं। वो ये भी देख लिया होगा कि जो माइक्रोफोन के पीछे था वो भी यहाँ मौजूद है। तो इफ्तिखार अब ज़ाहिर अब ट्रायल पर नहीं है, इतनी इनिंग्स खेल चुके हैं, इतना तजुर्बा है, इतनी खिदमत हैं, लेकिन फिर भी आज इनको मजीद चेक करना चाहिए था, रुकना चाहिए था। दानिश, अक्सर ऐसा होता है असद भाई कि जब ज़्यादा रन्स आपने नहीं करने हो, मैच बहुत ईजी हो जाए, एज अ प्लेयर होना नहीं चाहिए ऐसा आइडियली, लेकिन आप कैजुअल हो जाते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। इस शॉट से ऐसे ही लगा, अगर ये ज़्यादा रन होते तो इफ्तिखार अहमद डिफरेंट अप्रोच से यहाँ पे करीब मामला हो सकता था। मेडन दानिश अजीज की जानिब से 14 ओवर्स का इख्तिताम 81 पर 3। नदीम खान दाएं तरफ है और मोहम्मद अकरम इनके साथ है, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर। और नदीम
अयूब खान ज़ाहिर है कि डायरेक्टर क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं और इनके लिए भी आज बड़ा दिन है। ये जो इवेंट है कामयाबी से हमकिनार हुआ है, इस पर कोई शक नहीं। इंतज़ाम के नुक्ता निगाह से और प्लेइंग कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिसाइड जो और दूसरी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है, एक कोई आसान काम नहीं होता इतने बड़ी इवेंट का इनकाद 81 पर 3 14 ओवरों के बाद। तो ये सूरत हाल है। अब सिर्फ 23 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। क्या ये रस्मी कार्रवाई होगी, इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। क्रिकेट का खेल है। नुमान बॉलिंग करने के लिए आए हैं। ये वो तरीका है कि आप करीब जाएं और डू नॉट गेट एनी अनड्यू प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इससे बेहतर मैच एक्सपेक्टेड था। मैं स्पेशली बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था क्योंकि बहुत दो बड़ी टीमें, बहुत तगड़ी टीमें हैं, कराची की भी, पेशावर की। लेकिन बहुत जो मैच है वो डिसाइड हो गया टॉस पे ही, क्योंकि सुबह पहले टाइम बहुत मुश्किल कंडीशंस थी बैटिंग के लिए। गेंद काफ़ी सीम और स्विंग हो रहा था। इस तरफ हमारे साइड पे बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी पूरा प्रेशर डिप्लॉय किया हुआ नोमान ने और न्यूजीलैंड से गेंदें कर रहे हैं जो ऐसी सूरत हाल में की जाती हैं जब जो अपोनेंट्स हैं उन पर एक दबाव डालना हो। वो चांस ले रहे हैं, आउट करने की कोशिश कर रही है। ये मस्बत सोच है। शायद इसके बाद चाचा को भी ढूंढना, इफ्तिखार को भी। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज इज इन द हाउस। कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट ऑल द वे 6 रन के लिए। ये और आसान कर दिया है हदफ इस छक्के ने। जैसे हम कहते हैं कि बॉलर को पक्का करना, पहले 2-3 दफाई स्ट्रोक खेले और उस पर तीसरी गेंद पर हिट आउट किया। ये अथॉरिटी वाला स्ट्रोक था। कदमों का इस्तेमाल, बड़ा उम्दा फॉलो थ्रू था और उसी जगह पर स्ट्रोक को खेला जहां पर इसको जाना चाहिए था। यहाँ जाना बिल्कुल यहीं चाहिए था क्योंकि चीफ सेलेक्टर यहाँ बैठे हैं, तो शायद इस छक्के से उनकी नजरें डल जाएं कामरान गुलाम पे भी। एक और मरतबा इस बार कवर की जानिब से और सीधा फील्डर के पास। ये लगता है कि थोड़ा चार्ज हो गए थे अननेसेसरीली कामरान और अपनी विकेट खो बैठे और नुमान ज़ाहिर है कि बड़े खुश होंगे, लेकिन काफ़ी अफसोस मलते हुए कामरान गुलाम मैदान से बाहर। 89 for 4। तो ये कोई आप समझते हैं कि जो क्रिकेट में एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है। नो बॉल चेक करेंगे, यहाँ पे सब सेफ है। थोड़ा अपने आप को रूम दिया, एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलना चाहते थे, वो प्लेस नहीं कर पाए जहां पे वो चाहते थे। आसान सा कैच साइम अयूब के लिए। और आपने जिक्र किया कुछ हो सकता है, तो शायद बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता यहाँ पे कराची के लिए कुछ भी। 13 रन बनाकर वापस जाएंगे कामरान गुलाम। आजम खान ये बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर हैं। 5 मैचेस 29 रन। तो ये तो ज़ाहिर है कि सूरत हाल ऐसी है जहां पर इनको एक गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखानी होगी। शायद ये हिट आउट करने के लिए इनको भेजा गया है। 14.5 पर औसत है। 18 ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर है। तो आजम खान के जो स्टैट्स हैं, आर दे गुड इनफ फॉर अ नंबर 6 बैट्समैन? बहरहाल देखना होगा। इन पर भी प्रेशर डाला गया है। या सेमीफाइनल में ओपन करने आए थे। वो मास सदाकत है जिनको अभी बैटिंग करने आना है। तो बैटिंग काफी अभी पेशावर की पड़ी है। नबी गुल हैं, इलियास हैं, तो अब वैसे भी 14 रन रह गए हैं। अभी जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि सरफराज अहमद यही सोच रहे होंगे कि काश ये स्कोर 200 तक पहुंचा होता तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती थी। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, काफी फील्डर्स जो हैं वो बैटर के इर्द गिर्द ले रखे हैं, मैक्सिमम चाह रहे हैं कि डैमेज किया जाए। तो
तो ये कड़ा इम्तिहान होगा आदिल के लिए, जो मुझे लगता है बैट आउट करने की कोशिश करेंगे आगे पड़ी हुई गेंद को। अगर नुमान करते हैं, सीधे बल्ले का साइड ड्राइव किया ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ की जानिब। तो जिस तरीके से ड्राइव्स लगी हैं, ये पिछले कदम पर 1-2 कट्स भी हमने देखी हैं, गेंद इवन स्टीवन आता रहा है। 15 ओवरों के बाद 91 पर 4 पेशावर रीजन। कामरान गुलाम आखिरी आउट होने वाले प्लेयर, कदमों का इस्तेमाल, थोड़ा रूम दिया, मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन वो एलिवेशन, वो प्लेसमेंट हासिल नहीं कर पाए, डिसअपॉइंटेड हो गए। ऐसे ही एक गलत शॉट मार के सेमीफाइनल में भी आउट हुए थे कामरान गुलाम। इमोशनली इम्बैलेंस हो गए, पहला एक ऊंचा छक्का लगाया और उसके बाद फिर अपनी विकेट खो बैठे। तो सूरत हाल ऐसी होती है जब आप एक चौका या छक्का लगा ले तो फिर अपने आप को थोड़ा स्टेबल करना चाहिए। सोहेल खान थे बैकवर्ड पॉइंट पर, दानिश ने अभी तो बॉलिंग की है। सोहेल खान, एक एम्बैरसिंग स्माइल है इनके चेहरे पर, मिस फील्डिंग हुई थी। आजम बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन हैं। 2016-17 में कराची वाइट्स को हराया था बड़े मार्जिन से पेशावर ने 124 रन से। इफ्तिखार अहमद ने सेंचुरी बनाई थी उस मैच में। और ये मैच भी, ये भी जो शिकस्त होने वाली है, ये भी बड़ी शिकस्त है। यहाँ पे 100 पे मैच आउट हो गई पेशावर रीजन की टीम, कराची की टीम। और अब तो बहुत आसानी से कर रहे हैं। ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं, ये बहुत कैजुअल शॉट्स हैं क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं है। इसी इस पर प्रेशर होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। और शायद जो लिमिटेड रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है या जो एक डिफेंस लाइन है, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है और इसमें ज़रा आगे आगे खेलना होगा। ये बेहतर तरीका है। स्ट्राइक कर रोटेट करना होगा। 11 रन चाहिए 29 ओवर और 2 गेंदों में, जो कि आसान काम है। 176 बॉल, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें 11 रन। मुमकिनात में से तो कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी चांस देना होगा। क्रिकेट में बड़ा कुछ होता रहा है, लेकिन आज कहना होगा कि कराची वाइट्स वर्सेस पेशावर रीजन एक तरफा मैच हुआ है। ये अच्छे तरीके से बल्ले को घुमाया है। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है राइट हैंडर बैट्समैन का। और ये मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी जिसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया आदिल ने बहसीयत बैट्समैन और पहुंचा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर 4 रन के लिए। जहाँ खराब लाइन, ये आसानी से 4 रन हासिल किए क्योंकि लेग साइड पे ये बॉल गिरा हुआ, इस स्वीप के लिए आइडियल शॉट है। कैप तलाश किया और 4 रन हासिल किए। ये अच्छी कट है बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, सीधी बाउंड्री लाइन के करीब पड़े, वो फील्डर के पास गई। इसमें अब 16 ओवरों के बाद पेशावर रीजन 98 पर 4। काफी डिटेल्ड गुफ्तगू तारिक सईद साहब और वहाब रियाज के दरमियान। काफी भारी जिम्मेदारी है यहाँ से वहाब रियाज के कंधों पे। वर्ल्ड कप के बाद कौन सी टीम सिलेक्ट होगी, कैसे प्लेयर आएंगे, कैसे नए प्लेयर्स, कौन कौन नया इंक्लूड होगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि मेरिट को फोकस दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। और यही हम क्रिकेटर्स से एक्सपेक्ट करते हैं जब वो ऐसी पोजीशंस में आते हैं कि आप परफॉर्मर्स को एक्नॉलेज कीजिए। जैसे खुरम शहजाद हैं, कायद आज़म ट्रॉफी के लीडिंग विकेट टेकर, साहिबजादा फरहान जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए। हम तो कर सकते हैं कि एक अच्छा अमलगमेज़म होगा, एक्सपीरियंस एंड यंगस्टर्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगी टीम। और ये सब पॉकेट्स को जानते हैं, कहाँ कहाँ से प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं, कौन कौन से एस्टेब्लिश हैं, परफॉर्मर क्या है, लॉन्ग टर्म कितने सर्व करना है। तो चेयरमैन सेलेक्टर्स वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। और ये काफ़ी मुश्किल कैच था, भरपूर कोशिश की। अगर ये कैच हो जाता तो फिर क्या आप समझते हैं कि अभी 6 गेंदें 6 रन जो बाकी हैं वो मुश्किल हो जाते हैं फॉर पेशावर रीजन।
यार मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन ये कैच हो जाता तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ बोलने को मिल जाता, क्योंकि ये एफर्ट शानदार थी असद शफीक की जानिब से। और ये पहली बार नहीं है कि हमने असद शफीक को इतनी अच्छी एफर्ट करते हुए देखा है। कायदे आजम ट्रॉफी में बहुत शानदार कैचेस लिए थे असद शफीक ने, अभी भी इस एज में भी बहुत तगड़े हैं, बहुत फिट हैं, मूव बहुत अच्छा करते हैं। नुमान अली यहाँ पे कैच की अपील है, एलबीडब्ल्यू की अपील है, लेकिन एहसन रजा ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसी नुमान को क्रेडिट देना होगा, जिस तरीके से अभी तक वो पूरी जान लगा रहे हैं और बड़ी नैगिंग लेंथ से निप से गेंदें कर रहे हैं। और ये एक और अच्छी गेंद थी और इनको पूरा यकीन था, लेकिन जो ज्यादा स्पिन हुई है, थोड़ी ऊपर चली गई है, मेरे ख्याल में ये इनके फेवरेबल में जो डिसीजन जाना था उसके खिलाफ गई। तो ये समझते हैं सब कुछ एहसन रजा, गेंद कहाँ से आ रही थी, कहाँ इसको जाना था, ये जा सकती थी। पेशावर 5 रन दूर, शॉट खेलने गए, ये बॉल बाय या बल्ले को लगा ये देखना होगा, लेकिन रन्स डेफिनेटली मिलेंगे आजम खान को। 2 रन्स मिले हैं। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बैटर को आमतौर पर बॉलिंग करना फॉर लेफ्ट आर्म बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन काफी मुश्किल में डाला बैटर्स को। 100 रन्स मुकम्मल हो गए पेशावर रीजन के। अब सिर्फ 3 रन्स दूर पेशावर रीजन पाकिस्तान कप जीतने को। नुमान अली बॉल करेंगे आजम खान को, अभी जल्दी नहीं है, सिंगल लिया है, ये आसानी से स्कोर करना चाहिए। अब जैसे कि हदफ बिल्कुल आसान और करीब है, 2 रन का, और इसके बाद जाहिर है कि एक कामयाब टीम के तौर पर, एक फातह टीम के तौर पर उभरेगी पेशावर रीजन की टीम। तो गेंद करेंगे नोमान, और ये जो ऑफ साइड पर हम देख सकते हैं अभी भी 2 फील्डर के करीब हैं, शॉर्ट फाइन लेग और स्लिप। तो नोमान गेंद करेंगे, फुल टॉस बनाते हुए इसको घुमाने की कोशिश की और उसमें नाकामी हुई। यहाँ बड़ा शॉट मारने की कोशिश है, सिर्फ 2 रन दूर है। ओवर का हुआ इख्तिताम, 17 ओवर्स के बाद 102 पे 4 पेशावर, और ये सब सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। और आई एम श्योर इसका साजिद खान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि टीम में ना होने के बावजूद टीम को बहुत जगा के रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। ये सारे परफॉर्मेंस आज बहुत प्राउड एफर्ट है ये पेशावर रीजन की जानिब से। और अब हम देख रहे हैं कि साइम अयूब को मौका दिया गया है कि ओवर की न करें, क्योंकि सिर्फ 2 रन मजीद चाहिए पेशावर को ये मैच और चैंपियंस बनने के लिए। आजम फेस करेंगे साइम अयूब को, खेल दिया है सीधा और बहुत ही शानदार कैच। एक और विकेट हासिल की है कराची ने, दानिश अजीज का शानदार कैच, बहुत रिलैक्स मिड ऑफ की तरफ ड्राइव करके ये रन्स करना चाहते थे, लेकिन अपने विकेट गंवा गए। ये जो हम बात करते रहते हैं इसके उतार चढ़ाव इस खेल के, और एक और कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अभी भी जाहिर है कि मुश्किल तरीन काम होगा फॉर कराची वाइट्स। लेकिन पेशावर रीजन्स 5 विकेट हो चुकी है, एक छोटे से हदफ, और छोटे हदफ का भी एक प्रेशर होता है। ये तो जाहिर है कि एक लीगल डिलीवरी थी, और ये देखिए जिस तरीके से बैट्समैन आउट हुए। और ये भी तारीफ करना होगी दानिश की, जिस तरीके से उन्होंने शॉट मिड ऑफ पर फील्डर ले रखा था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था। तो इस तरह ये 5वां धचका लगा है पेशावर रीजन्स को। एक इंटरेस्टिंग एंड होगा बहरहाल। आजम खान को जाना होगा 5 रन बनाकर, 102 पे 5। नबील कुल के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहा है सुबह से ही, क्योंकि इन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा, उसके बाद एक रन आउट भी किया, और अब शायद इनके पास मौका है कि विनिंग रन्स भी बना सके अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक ऐसा टाइम था जहां थोड़ी स्टेबिलिटी मिली थी कराची को, लेकिन इनके उस कैच ने, जब असद शफीक ने स्वीप शॉट मारा था, उसने गेम का नक्शा काफी हद तक बदल दिया। 464 रन नबी गुल बना चुके अपने करियर में, 350 बेहतरीन स्कोर 78 है राधा। और अब यहाँ पे इनके पास मौका है कि विनिंग स्ट्रोक खेल सकें। 2 स्लिप्स ले रखी हैं, एक्स्ट्रा कवर पे सरफराज हैं। नबी गुल पहला बॉल, बड़ा शॉट, और इसके साथ ही पेशावर ने ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया शानदार शॉट के साथ। 5 विकेट्स से कामयाबी हासिल की, और ऑल स्माइल्स। जिस तरीके से ये टीम खेली है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, क्राउड बहुत लुत्फानंदोज हुआ है इस परफॉर्मेंस से। डिसअपॉइंटेड होंगे कराची रीजन की टीम,
लेकिन यहाँ पे आज जश्न का मंजर है। एच प्रेजेंट्स ट्रांस ग्रुप पाकिस्तान का पेशावर रीजन ने टीम ने लीड किया है और अपने नाम पाकिस्तान कप किया है। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा शानदार अख्ताम हुआ जिस ईज एंड कंफर्ट के साथ इन द एंड पेशावर ने इस मैच में एक कामयाबी हासिल की है, वो उनको तादेर याद रहेगी और यकीनन एक शानदार तहनीत और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पेशावर के जो बैटर्स हैं, इनके जो बॉलर्स हैं। और आज कहना होगा कि पेशावर के क्रिकेट के लिए, पेशावर की टीम के लिए बहुत शानदार दिन रहा। इन्होंने खेल के शोबे में कहना होगा कि चारों शाने चित किया कराची वाइट्स को, जो एक तगड़ी टीम थी। लेकिन बाय ऑल मीन वो कहेंगे, हम ये कहेंगे कि क्रिकेट जो है, इसकी स्पिरिट जो है, इसकी जो ग्लोरी है, वो अपने अरूज पर थी और दोनों टीमों में जो तालमेल रहा, जो भाईचारा भी रहा, वो दैट वाज एट इट्स पीक। तो इन द एंड मैं ये कहूँगा अली यूनुस के ये खुशाइन बात है कि पेशावर के नाम के साथ अब लिया आ जाएगा कि दे आर द चैंपियन ऑफ नेशनल कप, पाकिस्तान कप। तो ये जो एक बाज़ का छोटे शहरों का, रिमोट शहरों का एक एहसास भी होता है कि यहाँ पे टैलेंट कम है या हम जीत नहीं रहे, ये मेरे ख्याल में पेशावर के हवाले से आज एक सुनहरी बाब है, इसका इजाफा हुआ है। जहाँ इससे पहले केपी की टीम 3 बार पाकिस्तान कप जीत चुकी है, तो इस रीजन को आदत है जीतने की, बड़ी ट्रॉफीज जीतने की। लेकिन ये टीम बहुत खुश होगी क्योंकि यंग साइड थी। इफ्तिखार और हारिस सेमीफाइनल में टीम को ज्वाइन किया और जिस तरीके से ये टीम लड़ती है, खेलती है, ये तारीफ के मुस्तहिक है। बहुत फिट है, बहुत तगड़े हैं सारे क्रिकेटर्स। और आज तो अपने जो प्लान इनको दिया गया था उसको एग्जीक्यूट किया बहुत शानदार तरीके से। पहले बॉल से ही जिस तरीके से इनको पिच से भी थोड़ी मदद हासिल हुई, लेकिन उसको अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट किया। और ये जो खुशी है, ये जो सेलिब्रेशन है, ये बहुत कुछ बताती है कि कितना मीन करता है ये जो जीत है पेशावर रीजन के लिए। इफ्तिखार अहमद ने आज एक शानदार कैच पकड़ा, अपनी कंट्रीब्यूशन डाली जब सरफराज अहमद की विकेट हासिल की थी। ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस पेशावर रीजन की जानिब से। और आप जो बात कर रहे थे कि चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स जब हाब रियाज यहाँ पर है, तो ये अब क्लेम होगा पेशावर का, क्लेम होगा कराची का कि दे आर द टीम, दे आर द प्लेयर्स हु कैन रीच ग्रेटर हाइट्स और इनको मौके मिलने चाहिए एट द टॉप। तो पेशावर जो ज़ाहिर है किसकी कंट्रीब्यूशन रही है फ्रॉम द क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ से प्लेयर्स मजीद इमर्ज होंगे, उनका नाम बना है, उनकी टीम चैंपियन बनी है, तो ये अंडर कंसिडरेशन हो गए फॉर द टॉप ऑनर्स। या और कोई भी जीत अब सेल्फी के बगैर अधूरी है, इसलिए विनिंग सेल्फी तो बनती है। अब्बास आफरीदी इतनी शानदार, ऑल स्माइल्स हैं ये। साजिद आफरीदी की कंट्रीब्यूशन नहीं भूलनी चाहिए, इन्होंने अपनी बैटिंग से भी मैच जितवाए हैं। कराची की टीम डिसअपॉइंटेड होगी इस परफॉर्मेंस से क्योंकि सिंगल हैंडेड ही वन साइडेड मैच ही हार गए। इससे बेहतर एक्सपेक्टेड था क्योंकि हमें लगा था 2 पाई की टीमें हैं, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। पेशावर रीजन ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया और कंडीशंस का इस्तेमाल किया, प्रेशर डालते रहे कराची की टीम के ऊपर, विकेट्स हासिल करते रहे। सिर्फ 103 रन्स पर ढेर कर दिया कराची को। साहबजादा फरहान की शानदार कप्तानी बिल्कुल तारीफ के मुस्तहिक हैं, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है पेशावर की टीम को। सिर्फ एक मैच हारे फाटा से, लेकिन उसको ज्यादा सर पे हावी नहीं होने दिया, कम बैक किया, सेमीफाइनल में भी फाटा को शानदार तरीके से हराया। और आप कह सकते हैं कि इस पाकिस्तान कप की सबसे बेहतरीन टीम जिसके अंदर सारे सुपरस्टार्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मौजूद थे, और उनको इतनी आसानी से ये मैच हरा दिया और पाकिस्तान कप के चैंपियन बन गए 5 विकेट से। अब इसमें ये चीज़ है कि पहले ज़ाहिर है कि जो हमारी नेशनल क्रिकेट का मैपर था वो कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद या दीगर बड़े शहर थे, उसमें ज़रा नीचे नाम आता था पेशावर का। लेकिन अब ज़ाहिर है कि जो वक्त बदल रहा है और पेशावर जिस साथ चैंपियन बनी है, अब ये ज़ाहिर है इंसाइटमेंट होगी फॉर द यंगर फो टू फॉलो द जीनियस जिन्होंने आज इस मैच में कामयाबी हासिल की है। तो ये जिस तरीके से वो जो एक विनिंग मोमेंट था, शानदार छक्का मिड विकेट पर और एक शानदार इख्तिताम हुआ। अली यूनुस बाय ऑल मीन्स इट वाज अ ग्रैंड डे, अगरचे बड़ा स्कोर नहीं हुआ, मौसम बड़ा शानदार था, विकेट वाज वेरी कंड्यूसिव फॉर रन्स एज वेल एज फॉर द बॉलर स्पेशली। तो फिर खुशियां मनाई गई और जाहिर है कि ये जो दिन है ये शायकीन क्रिकेट को तादेर याद रहेगा, स्पेशली टू दी पेशावराइट्स। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही, 5 विकेट्स जरूर गिरा दी थी,
अच्छी बॉलिंग की गई नुमान की जानिब से, उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की। लेकिन जब आपने सिर्फ 104 रन बनाने हो तो ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है बैटिंग टीम के ऊपर। सिर्फ 108 रन बनाने थे जो 5 विकेट्स पे आसानी पेशावर ने बना लिए। 2 विकेट हासिल की नुमान ने, 1 विकेट हासिल की गुलाम मुदस्सिर ने, 1 ही विकेट हासिल की दानिश ने, और साइम ने सिर्फ 2 बॉलें कराई जिसमें 1 विकेट और 1 छक्का। और अपने 17 ओवर्स में 108 रन मुकम्मल किए। पेशावर ने 5 विकेट्स डेफिनेटली गंवाई। आज एक और शख्स बहुत खुश हैं, वो है अरशद खान। चलते हैं वेरी टैलेंटेड महक खोकर के पास, बात कर रही हैं वो अरशद खान से। विनिंग टीम चैंपियंस पेशावर रीजन के हेड कोच और फॉर्मर इंटरनेशनल पाकिस्तानी क्रिकेटर अरशद खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी टीम ये टूर्नामेंट जीत गई है। सिमिलर फील्स आपको आ रही होंगी 2006 जैसी, जब आपकी ही कैप्टनसी के अंडर पेशावर रीजन ये टूर्नामेंट पिछली दफ़ा इससे पहले जीती थी। जी बिल्कुल, वो भी हमारी एक बेहतरीन टीम थी और ये भी बेहतरीन टीम है। जो हमारी कम्बिनेशन है इस टीम में ज़बरदस्त थी, क्योंकि हमने थ्रू आउट अगर आप देखें हमारे सारे मैचेस, हम एक मैच मेरे ख्याल में हम ग्रुप का लास्ट मैच हम हारे थे, उसके अलावा तकरीबन सारे मैचेस पूरे टूर्नामेंट में हमने जीते हैं। और उसकी वजह है कि हमारी कम्बिनेशन बहुत अच्छी थी। लास्ट टाइम भी बहुत ज़बरदस्त थी और इस टाइम भी बहुत। अच्छा, आज स्पेसिफिकली आप अपनी बॉलिंग अटैक से तो बहुत ही खुश होंगे कि उन्होंने कराची वाइट्स जैसी जो बैटिंग लाइनअप है उसको इतनी जल्दी डिसमेंटल किया, उनकी इतनी क्विक विकेट्स ली। जी बिल्कुल, इसमें अगर आप क्रेडिट मैं दूंगा तो इमरान जूनियर ने बड़े ज़बरदस्त बॉल किए हैं, और साथ में इलियास ने, और जो सेकंड्स अब्बास अफरीदी थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग की है। तो स्पेशली फास्ट बॉलर ने, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है, हमेशा से हमारी स्ट्रेंथ रही है, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हारिस की बात करें तो वो सीधा वर्ल्ड कप खेलने के बाद उन्होंने आपकी टीम को आके ज्वाइन किया सबसे ज़रूरी मैचेस के लिए, तो उनका एक्सपीरियंस, उनकी वजह से एक्सपीरियंस भी बढ़ गया होगा आपकी टीम में, तो वो आप एज एन एडवांटेज कैसे देखते हैं? बहुत बूस्ट मिला हमारी इस टीम को, क्योंकि मैं स्पेशली थैंक्स भी उनको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतने थके हुए आ रहे थे, लेकिन जब एक ही कॉल पे उन्होंने कहा हम आएंगे, क्योंकि वो पेशावर के लिए उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया और पेशावर से ही उनका नाम बना है, तो ज़ाहिर है उन्होंने आना भी था। लेकिन जैसे ही मैंने उनको कॉल की वो आए, और उससे फ़र्क क्या पड़ा कि हमारी जो बैटिंग थी और स्ट्रॉन्ग हो गई। बॉलिंग हमारी अच्छी थी, बैटिंग में थोड़ा सा हम ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन इन दोनों के आने से हमें कम से कम वो कीपिंग का और बैटिंग का बहुत, स्पेशली इफ्तिखार की जो बॉलिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस, उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, लास्टली आपकी टीम में किसी इंडिविजुअल ने इस तरह स्टैंड आउट नहीं किया, जैसे आपने कॉम्बिनेशन की बात की, तो एज अ टीम आपकी जो टीम थी उन्होंने बहुत अच्छी तरह जेल किया और परफॉर्मेंस दी। तो साहिबजादा फरहान की जो कैप्टनसी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने आप लोगों को टॉप ऑफ द टेबल पे भी वो लाए और साथ में ये टूर्नामेंट भी जितवाया है? ऑनेस्टली मैं कोचिंग तो मैंने काफ़ी की है, लेकिन अभी साहिबजादा फरहान के साथ अभी मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन वंडरफुल गाय, और इसने जैसे फर्स्ट क्लास में उसने हमारे साथ एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन उसने बनाया, और अभी जो इसमें कप्तानी की है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कप्तानी उसने की है। प्लस उसने कभी जब उसको ज़रूरत हुई कि यार मैंने रेस्ट करना है, दूसरे को चांस देना, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने काफ़ी लड़के को ट्राई किया, मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई किए, और तब जाके हमारे आखिरी जो 2 मैचों के लिए हम अपने कम्बिनेशन तैयार कर रहे थे, तो हमने तैयार की सेमीफाइनल और फाइनल। अगर आप देखें तो क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी, और स्पेशली हमारी बॉलिंग जिस तरह हमने उनको डिज़ाइन किया था एग्जैक्टली उन्होंने वही बॉल के। स्पेशली इस मैच में तो इमरान जूनियर और अब्बास और इलियास ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग की। Very nice, huge congratulations yet again, and thank you so much for speaking to us. Thank you very much for. It's back to the comms box now.